हाँ जी, प्रैक्टिस स्टार्ट किया कि नहीं किया? कैपेसिटर के क्वेश्चंस लगा रहे हो? नहीं लगाया, करंट के लगा लिए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नया यूनिट, मैग्नेटिज्म। पार्ट फर्स्ट, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टेट में पार्ट फर्स्ट क्या देखा था, चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, मतलब फोर्स के बारे में चीजें हम पढ़ते थे। और पार्ट सेकंड में हमने क्या पढ़ा, फील्ड। यहां उल्टा है, फील्ड पहले पढ़ेंगे और फोर्स बाद में। तो पार्ट वन आपका जो रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर आगे बढ़ते हैं तो पार्ट सेकंड में आएगा मैग्नेटिक फोर्स। फील्ड के बाद में हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स के बाद में आता है पार्ट थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल नीट में क्वेश्चन इस पे आते ही रहता है, हालांकि कौन सा इस बार नया है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन फील्ड। मैंने फील्ड का नाम नहीं लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पढ़ेंगे यहां पे हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मोमेंट भी हम यहीं पे देखते हैं वैसे। पार्ट फोर, मैग्नेटिक डाइपोल, जैसा हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते थे। पार्ट फिफ्थ, ओनली भी है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मैग्नेटिज्म भी बोल देते हैं इसको, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होगा चैप्टर का नाम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये टोटल 5 पार्ट्स हैं जिसमें अपना चैप्टर ये डन होगा। पार्ट 1 मैग्नेटिक फील्ड, पार्ट 2 मैग्नेटिक फोर्स, पार्ट 3 मोशन ऑफ चार्ज इन फील्ड, पार्ट 4 मैग्नेटिक डायपोल एंड पार्ट 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। लिखिए पार्ट 1 मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया भी आगे, ये तो वो हो गया कि हमको पढ़ना क्या क्या है। नीट में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, फील्ड आ सकती, फोर्स आ सकती, मोशन ऑफ चार्ज आ सकता है, सब पे आए हुए क्वेश्चन है। 2 3 2 3 3 तो आप मिनिमम मान के चलिए, यहां तक 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है। और बेसिक अलग है, ये चैप्टर जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत काम में आता है। ईएम वेव तो पूरा इसी पे टिका हुआ है, अगला चैप्टर ईएमआई वो भी पूरा इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, हटाएं अभी, आगे बढ़ते हैं। पहली हेडिंग आप लिखी है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट।
OERESTED। और सेड एक्सपेरिमेंट। क्या आपने इससे पहले इनका कभी नाम सुना? और स्टेट एक्सपेरिमेंट और स्टेट का नाम इससे पहले कभी आपने सुना है? सुना है, अच्छी बात है, सुन रखा है तो। बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट नहीं है ये। इन्होंने क्या किया था, एक चार्ज पार्टिकल रखा इन्होंने एक वायर के पास, एक वायर जिसमें क्या फ्लो हो रहा था, करंट। उसके पास में क्या रखा इन्होंने, चार्ज पार्टिकल। और फिर इन्होंने इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी इसे। मतलब इन्होंने देखा कि चार्ज पार्टिकल को वायर के पास रखा तो वो रखा रहा वहीं, मतलब चार्ज पार्टिकल में किसी टाइप का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। फिर इन्होंने गुस्से में इसको ऐसे क्या दे दिया, वेलोसिटी। किसको, चार्ज पार्टिकल को। तो इन्होंने देखा कि ये डिफ्लेक्ट हो गया। इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इन्होंने इसको वेलोसिटी दिया ऐसे, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्शन से इनके दिमाग में चमका कि डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है, डिफ्लेक्शन मतलब वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी वेक्टर ने अपना डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ। और वेलोसिटी को फिजिक्स में अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो एक्सेलरेशन है। मतलब इस चार्ज पार्टिकल के पास क्या था, एक्सेलरेशन था। और एक्सेलरेशन तभी आ सकता है जब कोई फोर्स लगे, मतलब डेफिनेटली इस चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स लगा है। अब उस टाइम तक क्या थे, दो फोर्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है ये ना तो ग्रेविटेशन है ना इलेक्ट्रोस्टेट है। बोले क्यों? बोले इलेक्ट्रोस्टेट तो इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पे लगने वाला, स्टेट मतलब रुके हुए चार्ज पे भी लगता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लगना था तो पहले ही लग जाना था जब चार्ज रखा था तभी, ठीक है। ये तब लगा जब चार्ज चला। ये कोई ऐसा फोर्स है जो रुके हुए चार्ज पार्टिकल पे नहीं लगता है, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगता है। अगर इलेक्ट्रोस्टेट होता तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि चार्ज रुका हुआ है कि चार्ज चल रहा है, वो तो सब पे लगता है। तो ये तो कंफर्म था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। और ग्रेविटेशन, बोले ग्रेविटेशन तो हो ही नहीं सकता, उसके साथ भी सेम सिचुएशन है कि वो तो रुके हुए पे भी लगता है। और दूसरा यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि रिपल्शन भी हो रहा है। ग्रेविटेशन तो हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है, अट्रैक्टिव, ठीक है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल रिपल्सन तो नहीं हो सकता। तो बोले वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ना ही ये पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब जो बिना कॉन्टेक्ट के लगते हो। अब जैसे फ्रिक्शन होता है जो कॉन्टेक्ट में लगता है, टेंशन होता है जो कॉन्टेक्ट के बाद लगता है। लेकिन ये दो डिस्कवर होने के बाद में और स्टेट ने उन दोनों को नकार दिया। बोले फिर आपके हिसाब से क्या बोलते हो? बोले मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई थर्ड टाइप का फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टेट भी नहीं है और ग्रेविटेशन भी नहीं है। अब इन्होंने फर्स्ट टाइम इस बात को सोचा कि कोई तीसरे टाइप का नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स दुनिया में है, कोई थर्ड टाइप का नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। इनको समझ में आया? क्या समझ में आया? कि कोई नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगा और वो जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। मतलब फिर क्या है? फिर वो है कोई थर्ड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ये ऐसा सोचते थे। फेमस क्यों नहीं है? फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि बस इतने ही सोच पाए। और स्टेट बहुत ज्यादा फेमस क्यों नहीं है? क्योंकि बस इतना ही सोच पाए। लेकिन यही पहला व्यक्ति था जिसने जीवन में सोचा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। थिंकिंग तो यहीं से क्रिएट हुई कि यार एक और है कोई ना कोई, ठीक है। तभी तो डिस्कवर हुआ कौन? मैग्नेटिक फोर्स। तभी तो समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड जैसी भी कुछ होती है और मैग्नेटिक फोर्स जैसा भी कोई फोर्स होता है। ये फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि बस ये इतना ही सोच पाए, इससे ज्यादा इससे आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे न्यूटन इतने फेमस क्यों है? क्योंकि उन्होंने एप्पल को जब गिरते हुए देखा तो उनके दिमाग में भी चमका था कि यार कोई तो फोर्स है जो इस पे लगा। बस वो वहीं तक सीमित नहीं रहे, कितना लगा, कितनी न्यूटन का लगा, किनके बीच में लगता है, सारे रिजल्ट्स वो रेडी करके गए। Gm1 m2/r²। इसलिए ज्यादा फेमस साइंटिस्ट है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम ने देखा
केवल देखा नहीं के Q1 Q2 बाय आर, इसके रिजल्ट भी दिया कितना लगता है, इसलिए वो ज्यादा फेमस है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया पहली बार और साथ क्या दे दिया, रिजल्ट भी रेडी करके दे दिया कि इतना फोर्स लगता है। ये बता नहीं पाए इसलिए बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन हाँ पहली बार मैग्नेटिक फोर्स को इन्होंने डिस्कवर किया, या सबसे पहले अगर किसी ने देखा दुनिया में मैग्नेटिक फोर्स जैसा कोई फोर्स होता है तो वो ये साइंटिस्ट थे, कौन, ऑरस्टेड। एज इट इज डायग्राम बना के लिख लीजिए, इस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, न्यूमेरिकल कुछ आता नहीं है। ये तो बस आपके नॉलेज के लिए बताना था कि मैग्नेटिक फोर्स डिस्कवर कैसे हुआ, क्योंकि एप्पल गिरने वाली कहानी सबको पता है, चार्ज के डिफ्लेक्ट होने की कहानी भी पता होना चाहिए। हो गया अभी। अब हम आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट्स कैसे रेडी किए गए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में, एक का नाम है बायोट-सैवर्ट, ठीक है, और दूसरे हैं एम्पियर। बायोट-सैवर्ट और एम्पियर, इन दोनों ने मिलके जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट्स हैं वो सारे हमको रेडी करके दिए हैं। हम जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं इन दो रूल्स के बेसिस पे ही हम सारे रिजल्ट डिराइव करते हैं। कौन कौन सा, बायोट-सैवर्ट लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर का कौन सा रूल है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर वही है जो करंट वाले एम्पियर है ना, वही एम्पियर है। बट होता क्या है ना कि इन दोनों रूल को पढ़ना, फिर रूल के एप्लीकेशंस के बेसिस पे फील्ड डिराइव करना, तो थ्योरी बहुत टफ हो जाती है किसकी, मैग्नेटिज्म की। इसलिए ये दोनों रूल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फील्ड निकालेंगे। जैसे कि हमने स्फेरिकल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टेट में पहले कैलकुलेट कर लिया था, फिर उसको गॉस लॉ से भी डिराइव किया जा सकता है, हमने बाद में पढ़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से डिराइव किया जा सकता है, रिजल्ट याद होना चाहिए। अपना टारगेट, कोई बुक नहीं लिख रहे हैं अपन की सीक्वेंस लिखना जरूरी है, या प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए, भैया बायोट-सैवर्ट पढ़ाओगे तभी तो उसके एप्लीकेशन पढ़ा सकते हो, नहीं। हम पहले सारी फील्ड निकाल के रखेंगे साइड में, उसके बाद इन दोनों रूल को एकदम लास्ट में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट मान लो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आया कि बायोट-सैवर्ट का रिजल्ट क्या है, तो हम वो टिक कर पाए। बाकी उसको आपको अप्लाई नहीं करना है, उसके एप्लीकेशन से बेटर है कि जो मैं बताते जा रहा हूं वो आप याद रखते जाइए फील्ड के लिए। अब होता क्या है ना कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। उस डायरेक्शन को सोचना बहुत आसान काम है यार, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स। यहां बहुत समस्या है मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में क्या दिक्कत है कि लाइक आप मैग्नेटिक फील्ड लेकर आ गए, आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई 40 मिली टेस्ला, तो आपको दो ऑप्शंस में 40 मिली टेस्ला मिल सकता है, कभी कभी तो चारों ऑप्शन में 40 मिली टेस्ला मिल जाता है। मतलब मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है निकालना कि आप मैग्नीट्यूड निकाल पाए, साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्शन निकालना और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला कितने टेस्ला, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट रहता है। मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया कितने टेस्ला, लेकिन आपको यह भी बताना पड़ेगा साथ में कि किधर, कितने टेस्ला है तो किधर है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति डायरेक्शन नहीं निकाल पाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑप्शंस टिक करके नहीं आ सकता। ये चैप्टर में डायरेक्शन पे अगर आपकी कमांड नहीं है तो आप इसके क्वेश्चन टिक ही नहीं कर पाओगे, दो ऑप्शन में जाके फंस जाओगे। मान लो आपने कोई भी वैल्यू निकाली, 20 मिली टेस्ला आया जैसे, तो 20 मिली टेस्ला डॉट 20 मिली टेस्ला क्रॉस, या 20 मिली टेस्ला वेस्ट ईस्ट, ऐसे डायरेक्शन में आपको दो दो ऑप्शंस मिलते हैं। अब उन दो में से एक ही आप टिक, अगर एक टिक करना है तो डायरेक्शन पे कमांड होना चाहिए। तो पहली हेडिंग आप लिखिए। अभी आप क्या लिख रहे हैं, अच्छा अभी तो कुछ लिखा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं पहले तो क्या लिखेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है बताओ मैग्नेटिक फील्ड का, जल्दी बताइए फटाफट। यूनिट होता है टेस्ला। यूनिट क्या रहता है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड पहला पॉइंट लिखिए, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट क्या लिखेंगे? टेस्ला। और भी बहुत सारी यूनिट होती है वैसे तो, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल के टर्म मतलब गॉस, इस टाइप के वर्ड भी यूज होते हैं। आगे जाके अपन कन्वर्जन समझेंगे, सीजीएस वाली बातें भी करेंगे। अभी आप लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या होगी इसकी? टेस्ला। अच्छा, आप लोग पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में एक वर्ड से बहुत फेमिलियर है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁴। ऐसा यहां पे चलेगा μ0/4। यहां क्या चलेगा? μ0/4, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो μ0/4 का वैल्यू भी लिख के रख लीजिए, कितना होता है? 10⁻⁷। μ0 क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, सारी बातें हम करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हमारा पूरा इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो अभी हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस पे कि ये μ0 × म्यू होता है, μ0 × μr, जैसे एप्सिलॉन होता है ना, ε0 × εr, उस टाइप की चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप μ0/4 का वैल्यू याद रखिए, क्या आएगा? 10⁻⁻⁷। ये μ0/4 का वैल्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग लिखिए, या एक मिनट रुकिए। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हेडिंग देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, दो तरीके बताए थे, बाय अ चार्ज, बाय अ टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज किया जाए, टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वो विंडो लगा लो। टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। अब ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है? तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला है बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, मतलब ऐसा चार्ज जो चले, रुका हुआ नहीं होना चाहिए। रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और चलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। ऐसा नहीं कि वो चलने लगा तो अपना, मतलब अपने जैसा नहीं कि हवा में उड़ने लगे तो ठीक है, भूल गए क्या थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा वो, है ना। ऐसा नहीं कि चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चलने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों। और चलने में भी दो वैरायटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों, और अगर एक्सेलरेट हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करने लगता है, ईएम वेव एमिट हो जाती है। बट ठीक है, ये एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का। कौन सा? बाय अ मूविंग चार्ज। दूसरा बाय करंट कैरिंग वायर, बाय करंट कैरिंग, ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, वो भी क्या प्रोड्यूस करता है? और स्टेट एक्सपेरिमेंट में उसी ने फील्ड प्रोड्यूस की थी। और स्टेट में उन्होंने वायर ही तो लिया था, वायर ने किस पे फोर्स लगाया? चलते हुए चार्ज पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जिस पे लग रहा है वो भी फील्ड प्रोड्यूस करता ही होगा, मूविंग चार्ज भी और करंट कैरिंग वायर भी। ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तीसरा बाय अ मैग्नेट, इसके तो नाम में ही मैग्नेट है, ठीक है भैया। मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर वो कहीं का मैग्नेट, बात समझ में आ रही क्या? तो मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती, क्या करता ही है। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, बाय टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय टाइम वेरिएबल। तो इसका उल्टा हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ चुके हैं। टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी? यही बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेस क्या है? यही है। एक्चुअल में सनलाइट जो अपने तक पहुंच रहा है, सनलाइट जो अर्थ सरफेस तक पहुंच रहा है, वो कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से क्या बनती है? टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिएबल होती है, उससे क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उससे
दोनों एक दूसरे से बनती जाती है और आगे बढ़ती जाती है, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम पढ़ेंगे इसी वजह से ट्रेवल कर पाती है। क्यों? टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, और ये 4 ऑप्शन लिख लीजिए। दुनिया में 4 तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के। नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है फील्ड, मतलब इसकी फील्ड लाइन क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। मैग्नेटिक फील्ड का नेचर नॉन कंजर्वेटिव होता है। 3 फील्ड हमारे सिलेबस में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये अकेला नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। बाकी वो दोनों कंजर्वेटिव नेचर के हैं। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। हालांकि इलेक्ट्रिक में एक नॉन कंजर्वेटिव भी होती है जो इंड्यूस्ड होती है, वो वाली। अब हेडिंग लिखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहली हेडिंग उसमें लिखेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज पार्टिकल। ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर को आप सीसीडब्ल्यू लिखना स्टार्ट कर दो, तब तक लिखेंगे पूरा करंट कैरिंग वायर, है ना। ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो दोनों का डायरेक्शन एक साथ ही पढ़ेंगे क्या? एग्जैक्टली जो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी चाहो तो लिख के रख सकते हैं। जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है कि इधर करंट फ्लो हो रहा है, हाँ या ना। और नेगेटिव चार्ज जिधर जा रहा है, इक्विवेलेंट करंट उसके ऑपोजिट कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो चार्ज का जो मूवमेंट है उसको आप करंट बना लेना, फिर हम करंट के लिए फील्ड की डायरेक्शन देख रहे हैं अभी। ये चाहो तो लिख लीजिए कहीं ना कहीं, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन है, और नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है। जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है वही करंट का डायरेक्शन है, और जिधर नेगेटिव चार्ज चल रहा है उसका ऑपोजिट होता है कौन? करंट। पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन है, और नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है। हो गया? ठीक है, देखिए अब निकालना कैसे है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सबसे पहले एक वायर बना लेते हैं। ये एक वायर, इस वायर में मान लो ये इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि ये एक वायर है, और इस वायर में नीचे से ऊपर क्या जा रही है? करंट जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जनरली जो सबसे बेसिक अप्रोच अपन लेके चलेंगे, राइट हैंड लेना है आपको,
ठीक है, राइट हैंड को का जो थंब है वो ऐसे रख देंगे, ऐसे मतलब करंट के डायरेक्शन में। करंट ऊपर जा रहा था इसलिए ऐसा रख दिया, करंट अगर नीचे जा रहा होता तो क्या करते, तो ऐसे रख देते हैं। ठीक है क्या, अभी करंट ऊपर जा रहा था ऐसे रख दिया। अब ये फिंगर्स रोटेट करना है, ठीक है, तो फिंगर्स ऐसे रोटेट हो रही ऐसे, तो इसके चारों तरफ फील्ड ऐसे होगी। क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड, वैसे भी किस नेचर की होती है, नॉन कंजर्वेटिव, तो इसके चारों तरफ फील्ड ऐसे होगी, मतलब ऐसे सर्कल बनाएगा। तो यहां फील्ड अगर पूछा तो आपकी तरफ, यहां पूछ लिया तो इधर, यहां पूछ लिया तो इधर, यहां पूछ लिया तो, समझ में आया क्या? यहां पूछा फील्ड तो इसके जस्ट साइड में आपकी तरफ, और यहां पूछ लिया तो यहां मेरी तरफ। ठीक है ना, ऐसे घूम रही है फील्ड, तो यहां मेरी तरफ होगी, यहां आपकी तरफ होगी, और इसके आगे पूछ ले जाए तो यहां, तो इधर होगी, इधर इसके इधर पूछ ले जाए तो कैसे निकालेंगे? थंब करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, थंब कहां आएगा, करंट के डायरेक्शन में, और ऐसे ऐसे घूमेगी फील्ड, तो यहां से इंटर करेगी, उधर घूम के यहां से, तो जहां से इंटर करेगी वहां फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा? अभी इंटर मतलब अंदर जा रहा ना, तो कैसा, क्रॉस, और जहां से बाहर निकलेगी वहां फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? क्या किया हमने, कौन सा रूल यूज किया? राइट हैंड रूल। लेकिन इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, अगर किसी को लगता है कि नहीं राइट हैंड रूल जो है वो हमारे लिए टफ हो जाएगा शायद, तो आप एक और तरीका याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं एलसीडी। क्या याद रख सकते हैं? एलसीडी। एलसीडी मतलब लेफ्ट लेफ्ट ऑफ करंट डॉट फील्ड। मतलब जैसे ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, आई, तो आपको करंट के डायरेक्शन में दौड़ना है ऐसे, आप ऐसा मान के चलिए आप ऐसे दौड़ रहे हैं, तो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, और ये तो लेफ्ट हैंड पे कैसी फील्ड आएगी, डॉट, तो आप समझदार हैं, राइट पे कैसी फील्ड आएगी, ये निकालना है एलसीडी से डॉट किधर आएगा, उसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा, क्रॉस। करंट के लेफ्ट साइड पे डॉट फील्ड, राइट पे, लेफ्ट पे कैसी फील्ड आएगी, डॉट, और राइट पे, आया समझ में कि नहीं आया? थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इसके। ये वायर, ये करंट फ्लो हो रहा है, बोलो यहां, यहां डॉट, यहां राइट हैंड यूज नहीं करना पड़ा आपको, डायरेक्ट डॉट और क्रॉस समझ में आया क्या? ठीक है, करंट के डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, वो लेफ्ट है, ये राइट है, क्लियर है क्या? ऐसे वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, बताओ, ये राइट आएगा और ये लेफ्ट, राइट में कैसी फील्ड आती है, और लेफ्ट में कैसी फील्ड आती है? ऐसे करंट के डायरेक्शन में दौड़ो, लेफ्ट हैंड पे डॉट फील्ड, राइट हैंड पे क्रॉस फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर जा रहा है, बताओ यहां और यहां, जिधर प्लस जा रहा है उधर ही करंट है, तो करंट के डायरेक्शन में दौड़ो, वो राइट है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट पे यहां डॉट और यहां क्रॉस। ये नेगेटिव चार्ज है जो नीचे जा रहा है, बताओ यहां और यहां, नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है तो करंट, करंट ऊपर है, तो करंट ऊपर है तो करंट का लेफ्ट ये हुआ और राइट ये, तो यहां पे फील्ड डॉट और यहां फील्ड। समझ में आ रहा क्या? नेगेटिव चार्ज जिधर जाएगा करंट उसके ऑपोजिट मानेंगे, और करंट के लेफ्ट में डॉट फील्ड होती है और राइट में, तो एलसीडी भी अच्छा ऑप्शन है, और राइट हैंड रूल तो बेसिक है ही है, वो भी आप लगा सकते हैं, छापिए।
बना लेना है, दोनों में बना लिए। हो गए। अगले पेज के कुछ डायग्राम बनाना है। हो गया अभी, बस ऐसे ही दो चार डायग्राम बना के रख लो, हो जाए। बनाना है क्या? कुछ भी बना लो अपने हिसाब से, लेफ्ट राइट सोचना आपको क्या। हो गया। और इसको मान लो रूल से निकालना हो तो जैसे राइट हैंड रूल से, तो जिधर ये करंट जा रहा है ऐसे रखेंगे थंब, तो फिंगर ऐसे फोल्ड होगी, यहां से अंदर जाएंगी और ऐसे घूम के बाहर आएगी, ऐसी फील्ड होगी। तो जहां से बाहर आएगी वहां डॉट। अरे आउटवर्ड डायरेक्शन किसको बोलते हैं? डॉट को। और इनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हो गया? क्रॉस। इनवर्ड मतलब क्रॉस होता है, आउटवर्ड मतलब डॉट, ये पता होना चाहिए। तो अब एक समस्या कब आती पता? इफ वायर इज परपेंडिकुलर टू पेपर। आपके पास जो कॉपी रखी हुई है, वायर उसके ऐसे रखा हो, मतलब अभी तक मैं वायर ऐसे बना रहा था बोर्ड के प्लेन में, ऐसे बनाया ऐसे बनाया, अब वायर ऐसे रखा रहेगा। वायर ऐसा रखा रहेगा मतलब करंट या तो बाहर आएगी या करंट अंदर जाएगी। आपकी जो कॉपी रखी हुई है उसमें से करंट या तो बाहर आएगी या कॉपी में इनवर्ट। अब इस बार करंट ही आउटवर्ड इन्वर्ट है, इस बार करंट खुद ही डॉट या क्रॉस है, ठीक है। तो फील्ड डॉट या क्रॉस नहीं आएगी। अब पिछले केस में क्या था, जो वायर मैंने जो भी बनाए वो सब कहां बनाए? आपके पेपर के प्लेन में थे। तो प्लेन में थे तो फील्ड या तो डॉट आ रही थी या तो एलसीडी लग जा रहा था। अब क्या करेंगे? देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो डॉट करंट होगा या फिर क्रॉस करंट होगा। डॉट करंट और क्रॉस करंट का मतलब क्या हुआ? या तो करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा या करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा। डॉट करंट हुआ मान लो, तो राइट हैंड ऐसे लगेगा, थंब कहां आएगा? बाहर। कैसे फोल्ड हो रहा है? ऐसे। अरे हाँ है ना, तो ऐसे होगी फील्ड इसकी सारी। क्लियर है क्या? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की कुछ इस तरीके से होगी, बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या? और ये क्रॉस करंट में थंब कहां जाएगा? अंदर। थंब अंदर जाएगा और ऐसे घूमेगी फील्ड। क्लियर है क्या? कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। अरे क्या फील्ड लाइंस ऐसे बनाई जाएंगी? हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जैसे मान लो यहां पे फील्ड पूछ लिया तो ये इधर हो जाएगा, यहां पे फील्ड पूछ लिया तो इधर हो जाएगा, यहां पे फील्ड पूछ लिया तो टेंजेंट बनाना, कुछ नहीं करना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक तो तरीका ये रहता ही रहता है। अब एक होता है सी रूल। सी रूल मतलब क्या होता है? सी फॉर क्रॉस, सी फॉर करंट, सी फॉर क्लॉकवाइज। मतलब अगर क्रॉस करंट हुई तो क्लॉकवाइज फील्ड होगी। करंट कैसी हुई? क्रॉस, तो फील्ड कैसी होगी? मतलब इस तरीके से करंट है, ऐसे ऐसे, ये करंट का वैल्यू है, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? क्लॉकवाइज।
डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब क्लॉकवाइज है मान लो, और यहां पूछ लिया मुझसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताओ, चलो यहां पूछ लिया यहां, ठीक है, कहां पूछ लिया, यहां पे। अब ये क्लॉकवाइज है मतलब इसको ऐसे घुमाना है ना, तो यहां ऐसे कहीं आएगी इधर। तो इसका एक तरीका होता है, क्या करना होता है, आपको यहां से एक लाइन बनाना पड़ेगी ऐसे, जिस पॉइंट पे फील्ड पूछा वहां, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, लाइन बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, बस यही फील्ड का डायरेक्शन। इसका एरो का बस आपको क्या बनाना, अब हेड। अब वो हेड बनेगा इस करंट के हिसाब से, क्रॉस करंट है तो फील्ड कैसी घूमेगी, क्लॉकवाइज, तो हेड ऊपर बनेगा। और ये अगर डॉट करंट होती तो फील्ड कैसी होती, एंटी क्लॉकवाइज, तो हेड नीचे बनता। हेड कहां बनाना उसको कौन डिसाइड करेगा, करंट। क्रॉस करंट है तो ये हो गई किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का। क्रॉस है तो कैसा घूम गए, क्लॉकवाइज। और प्रैक्टिस करते हैं, मान लो ये डॉट करंट है और यहां फील्ड पूछ लिया, क्या करेंगे बताओ, लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, और डॉट है तो कैसा घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे, हाँ ना, तो इस एरो का हेड किधर बनाओ, इधर की या इधर नीचे, ये डायरेक्शन हो गया किसका, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, क्लियर है। चलो बताओ, क्रॉस करंट है, यहां फील्ड पूछ लिया, लाइन, लाइन बनाई, परपेंडिकुलर बनाया, क्रॉस है तो क्लॉकवाइज घूमना है, और क्लॉकवाइज घूमना तो ये डायरेक्शन हो गया किसका, फील्ड का। डॉट करंट है, यहां फील्ड पूछ लिया, यहां बताओ क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो ये डायरेक्शन हो गया किसका, बी केप, मतलब बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी रहता है, और केप मतलब डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूं। आया नहीं आया समझ में, क्रॉस है तो कैसा घूमोगे, क्लॉकवाइज। किसी भी वायर से जहां फील्ड पूछी जाए क्या करोगे, लाइन बनाओगे, परपेंडिकुलर बनाओगे, क्रॉस है तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, डॉट होगा तो। हो गया, हो गया क्या, हम्म, ये भी बना लेना। हो गया अभी,
छाप लिया क्या? अब जो करंट कैरिंग वायर है, हटाओ मैं इसको। अब जैसे जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है, जिसकी फील्ड हमसे पूछी जा रही है, वो वायर हमेशा स्ट्रेट वायर हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। उस वायर को ऐसे फोल्ड करके सर्कल भी बनाया जा सकता है। एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, वो स्ट्रेट वायर हो जरूरी तो नहीं है, उसको फोल्ड करके कैसा बनाया जा सकता है? एक कॉइल बनाई जा सकती। कॉइल मतलब वही रिंग है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये सर्कुलर से मतलब नहीं है, कैसा भी कॉइल हो तो चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल या कॉइल, किसी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? तो देखिए भैया, कॉइल मान लो कोई भी हुई, जैसे लाइक ये कॉइल है और ये भी एक कॉइल। दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसमें ऐसा करंट फ्लो हो रहा होगा या इस तरीके से कुछ, मतलब या तो क्लॉकवाइज करंट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट अगर हुआ तो सेंटर पे फील्ड कैसी आएगी? क्रॉस फील्ड आएगी। और एंटी क्लॉकवाइज करंट हुआ तो सेंटर पे क्या फील्ड आएगी? सेंटर पे फील्ड आएगी डॉट। इसको याद रखने के लिए भी रूल वही हो जाएगा, कौन सा? वही सी रूल। पिछले केस में क्रॉस करंट था तो क्लॉकवाइज फील्ड थी, इस बार क्लॉकवाइज करंट है तो क्रॉस फील्ड है। अरे पिछले केस में वायर में करंट कैसा था? क्रॉस, और उसके चारों तरफ फील्ड कैसी थी? क्लॉकवाइज। इस बार करंट कैसा है? क्लॉकवाइज, और फील्ड कैसी है? क्रॉस। क्लॉकवाइज करंट तो सेंटर पे कैसी फील्ड आएगी? क्रॉस। एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी तो सेंटर पे कैसी आएगी? सी रूल का मतलब क्या हुआ कि अगर क्लॉकवाइज करंट हुआ तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे क्रॉस फील्ड होगी। सब सी है। क्लॉकवाइज करंट, सर्कुलर कॉइल, सेंटर, क्रॉस फील्ड। क्लॉकवाइज करंट होगा तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे क्रॉस फील्ड होगा। छापिए, अब याद रह जाएगा। क्या हो गया? फैन ऑफ करना है? हो गया? क्लॉकवाइज करंट, सर्कुलर कॉइल, सेंटर, क्रॉस। हो गया क्या अभी? बस डायरेक्शन का काम खत्म हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इतना ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अब हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। बहुत पढ़ लिया डायरेक्शन। पहली हेडिंग लिखिए, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ड्यू टू करंट कैरिंग वायर।
देखिए भैया, ये एक वायर है मान लो, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और यहां पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया वायर के राइट साइड पे, तो फील्ड तो क्रॉस होगा, लेफ्ट पे पूछा जाएगा तो डॉट होगा, क्रॉस और डॉट, ये डायरेक्शन वाली बात होगी। अब हम डायरेक्शन पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी मुझे ये पता करना है कितने टेस्ला। अब हमारा टारगेट क्या है, ये नहीं निकालना, डायरेक्शन तो जानते हैं हम, लेफ्ट ऑफ करंट डॉट फील्ड, राइट ऑफ करंट क्रॉस फील्ड, डायरेक्शन का काम तो खत्म हो चुका। अब हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ये तो पता चल गया कि यहाँ पे फील्ड कैसी होगी, क्रॉस, लेकिन अब इंपोर्टेंट ये है कि कितनी होगी, कितने टेस्ला की क्रॉस फील्ड है, वो निकालने जा रहे हैं। क्या करना होता है, वायर से उस पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस लेना है, जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। ध्यान रखना, उस पॉइंट से जो लाइन आए वो एकदम सीधी आनी चाहिए वायर पे, मतलब कितना एंगल बनना चाहिए यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल एग्जैक्टली बनना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद आ रहा है ऐसा, कहीं ना कहीं पढ़ा है क्या अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा होती थी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, फिर क्या करते थे, दोनों एंड से दो लाइन लेके आते थे, एक एंगल अल्फा और एक एंगल बीटा, ये भी याद होगा, एक एंगल अल्फा और एक एंगल क्या, फिर दो रिजल्ट लिखे थे, एक ई पैरेलल और एक ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल का रिजल्ट था के लेमडा बाय आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, और परपेंडिकुलर का क्या था, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस। ऐसे ही यहां पे एक बेसिक रिजल्ट है इसका, यहां दो नहीं एक ही आएगा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बस इतना ही है फील्ड, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस। अब ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर ये बार बार आएगा, तो इसको हम एक कांस्टेंट मान लेंगे सी। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर ये बार बार सारे रिजल्ट्स में आएगा, तो इसको हमने कांस्टेंट मान लिया क्या, सी। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, बी इक्वल टू बोलो सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सी साइन अल्फा प्लस छापे, कहां से आया, ये एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट लॉ का, वो क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। इतना तो आप याद रख ही सकते हैं। कौन सा एग्जाम में वैसे भी नीट के बच्चे डेरिवेशन ही करके आते हैं, फॉर्मूले याद रहते हैं वैसे, और जो एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल रट सकते हैं उनके लिए दो चार फॉर्मूले याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी शक्तियां याद दिला रहा हूं मैं तो आप लोग, हालांकि अभी रटा नहीं है आप लोगों ने एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल, रट लिए, एक ही तो पेपर है वो, अच्छा हिंदी और 11th का पेपर है ना, कल शायद, कल या परसों, पता नहीं, टाइमिंग पूछ लेना नीचे, मुझे आइडिया नहीं। हो गया, छाप लिया, चलो अब इसको यूज करते हैं, कहां कहां पे फील्ड पूछी जा सकती है किस तरीके से। पहला ऑप्शन,
मान लो ये एक वायर है और इसके मिड पॉइंट से ही आर डिस्टेंस पे यहां फील्ड पूछ लिया जाए, तो ये दोनों ही एंगल सेम हो जाएंगे क्या? थीटा। दोनों एंगल इक्वल अगर हो गए थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, सी साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा। नहीं आया समझ में? सी क्या हो गया? वही म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। दूसरा, मान लो ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इसके एक एंड से आर डिस्टेंस पे यहां फील्ड पूछ ली जाए यहां, तो एक एंगल अल्फा जो जाएगा वो तो 0 हो गया, एक लाइन तो सीधी यहीं से जाएगी ना, और एक लाइन यहां से आएगी, ये एंगल में कितना मान लो? थीटा। तो अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया थीटा। एक एंगल तो 0 हो गया सीधे यहीं से, और एक एंगल क्या हो गया? थीटा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट B इज इक्वल टू सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा अल्फा तो, और बीटा का जो थीटा होगा वो बच जाएगा, तो सी साइन थीटा, और वो क्या है? 2C साइन थीटा। थर्ड, तीसरे रिजल्ट पे आता हूं मैं, कि मान लो ये एक वायर है, ये एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, वायर यहां खत्म हो गया, लेकिन इससे थोड़ा और ऊपर जाके इस पॉइंट के सामने आर डिस्टेंस पे यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली जाए, तो क्या करना पड़ेगा? तो बोले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहां से यहां तक एक लाइन लेके आएंगे, फिर यहां से यहां तक एक लाइन लेके जाएंगे, फिर ये पूरा एंगल लिखेंगे। पूरा एंगल मान लो कुछ भी लिख लो, क्या लिखे बताओ? अल्फा लिख लू मैं, अल्फा, और ये वाला एंगल क्या मान लेता हूं मैं? थीटा। वो एंगल क्या मान लिया मैंने? अच्छा एक बात बताइए कि मान लो ये वायर यहां खत्म नहीं होता, वहां तक होता, कहां तक होता? ऊपर तक, तो ये केस वो केस होता सेकंड, हाँ या ना? तो उसका रिजल्ट आता सी साइन अल्फा, उसका रिजल्ट क्या आता? सी साइन अल्फा। लेकिन उसमें ये इतना हिस्सा नहीं है, अब इतने हिस्से की फील्ड कितनी आएगी? ये एंगल कितना है? थीटा, तो इसकी फील्ड आएगी सी साइन थीटा। एक काम करते हैं, थीटा और अल्फा जो है ना, उनको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं कि टोटल एंगल जो है ना वो थीटा ही लेके चलते हैं, क्योंकि पिछले केस में अपन ने थीटा मान लिया। देखिए, तो बताओ अगर ये वायर पूरा कंप्लीट यहां तक होता, यहां तक ऊपर तक, तो ये वाला केस बन जाता सी साइन थीटा, लेकिन उसमें से कितना एंगल नहीं है? अल्फा एंगल नहीं है। यहाँ ये वायर का यहाँ जो टुकड़ा लगेगा एक, हाँ या ना, उसकी फील्ड आएगी ना सी साइन अल्फा, हाँ या ना? तो सी साइन थीटा में नहीं है कौन? सी साइन अल्फा। तो सी साइन थीटा माइनस सी साइन अल्फा, दोनों में से सी अगर कॉमन निकाल लिया जाए, साइन थीटा माइनस, समझ में तो आया ना क्या कर रहे हैं? पक्का? और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट केस, मतलब इन केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही, सबसे ज्यादा यूज में ये आएगा। मान लो ये करंट फ्लो हो रहा है और यहां सामने फील्ड पूछ लिया जाए, सामने मतलब एकदम एक्सिस लाइन पे, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ वायर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ऑन एक्सिस ऑफ वायर। तो बताओ दोनों एंगल 0 हो गए यहां, तो अल्फा बीटा दोनों क्या हो गए भाई? दोनों लाइन ऐसे जाएगी तो एंगल क्या हो जाएंगे? दोनों 0, और दोनों 0 आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ वायर इज 0। किसी भी वायर की लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। छापिए, क्या हो गया? क्यों हंस रही? 0 इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही क्या? 0 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये और कॉइल कंबाइन करके क्वेश्चन आते हैं तो जो बच्चा 0 नहीं समझ पाएगा वो उस क्वेश्चन को छू नहीं सकता, इसलिए 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिजल्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये 0 है, क्योंकि उनपे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बहुत कम आते हैं उनपे। वायर आपको मिलेगा लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर मतलब जिसकी लेंथ कितनी हो? इनफाइनाइट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पढ़ा था हमने 2k लेमड़ा बाय आर, k लेमड़ा बाय आर, √2k लेमड़ा बाय आर। इनफाइनाइट लेंथ के वायर बहुत मिलेंगे, तो इनसे ज्यादा वो अगली जो हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग वायर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चार में से तो चौथे इंपॉर्टेंट है 0 वाला।
पर इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 पे क्वेश्चन नहीं आ सकता, संभावनाएं सब होती है। हो गए भैया क्या? लिख लिए चारों रिजल्ट। अगली हेडिंग लिखिए लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर मतलब वही लेंथ क्या मान के चलते हैं अपन? हाँ, जैसे मान लो यहां पूछ लिया आपसे मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी ये इनफाइनाइट लेंथ है और इधर भी ये इनफाइनाइट है, तो आप सब जानते हैं कि इस केस में जो एंगल बनता है मिलाने के लिए वो दोनों कितने बनते हैं? याद है आपको? इलेक्ट्रोस्टेट में बताया था मैंने कि यहां पास में मिलाना रहेगा तो एंगल कम, और दूर तो और एंगल बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा अगर इनफाइनाइट पे मिलाना तो अप्रोक्स 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा दोनों अगर 90 डिग्री रख दें तो बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट बोलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना ये जीरो से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बताओ क्या आ जाएगी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू C साइन 90 प्लस साइन 90, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दोनों 90 है, साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 C2। कितनी हो गई फील्ड? C2। फिर दूसरा सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया? याद है आपको? ये वहां भी पढ़ा था अपन ने सेमी इनफाइनाइट। ये वायर यहां खत्म हो गया है, इसके एक एंड पे यहां मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछ ली जाए यहां, तो देखिए इसमें एक अल्फा तो जीरो हो जाएगा, अरे अल्फा क्या आ जाएगा, और बीटा मिलाने के लिए वही इनफाइनाइट तक जाने के लिए कितना बनेगा बोलो? अल्फा जीरो हो जाएगा लेकिन बीटा का वैल्यू कितना होगा?
90 डिग्री। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट B इज इक्वल टू सी साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 0 0 साइन 90 1, तो ये क्या होगी C1 और वो C2। ठीक है, इनफाइनाइट का C2 है, सेमी इनफाइनाइट का व्हाट इज C, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर को C लिखते हुए चल रहे हैं अपन, है ना। क्या हो गया? हंस क्यों रहा है ऐसे? ऐसे ही ऐसे ही हंसने वालों को क्या कहती दुनिया? उस पे भी हंस रहा हो। बिना रीजन के कौन हंसता है? पढ़ते पढ़ते बात याद आ जाती है पुरानी, बात करते करते पढ़ाई याद आती, कभी उल्टा हुआ? अच्छा, इसकी बात याद आ गई थी। चलो आगे बढ़े अपन, मुझे तो कुछ याद आ नहीं रहा क्योंकि ये छाप लिया ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर कोयल, ये सर्कुलर आर्क। हाँ, आर कहीं भी आर ले लो, आर होना चाहिए। एंड पे नहीं लेते हो, थोड़ा नीचे लेते, एक एंगल 90 बनेगा और एक एंगल कुछ बनेगा, वो भी चाहो तो लिख सकते हो। लिखना है क्या? तीसरा केस वो भी लिख के रख लो, यहां पूछ ली जाए मान लो आर डिस्टेंस पे और इधर ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है तो ये वाला एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, और ये एंगल कुछ बनेगा क्या थीटा। तो इस कंडीशन में यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आएगा बी इक्वल टू वो आएगा सी साइन अल्फा प्लस, तो एक तो 90 है और एक थीटा है, तो साइन 90 तो 1 बन जाएगा और साइन थीटा रह जाएगा, तो सी 1 प्लस साइन थीटा रिजल्ट हो जाएगा। छापिए। हो गया।
अब हेडिंग लिखिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर आर्क, जो भी चाहो लिख सकते हो। ये अभी मैं इसको एक कंप्लीट सर्कल नहीं मान के चल रहा हूं, सर्कल का कुछ सेगमेंट है ये, बस ओनली छोटा सा हिस्सा, जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। यहां इसका सेंटर है और इस कॉइल के जो दोनों एंड है वो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं और वो एंगल है फाई। और इस कॉइल का रेडियस कितना है, आर। और वायर जिससे ये कॉइल बनाई गई उसकी लेंथ कितनी है। अब आप लोग एक फॉर्मूला तो जानते होंगे, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल कितना है, फाई, आर्क मतलब ये लेंथ कितना है, एल डिवाइडेड बाई। तो कभी फाई निकालने की जरूरत पड़े तो आप किससे निकाल सकते हो, फाई इक्वल टू एल बाई आर से आप फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसके सेंटर पे यहां मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट कितना होगा। यहां इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक, ये बेसिक रिजल्ट है जिससे हम सारे रिजल्ट जो है वो डिराइव करेंगे। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, जिसको हम क्या लिख देंगे, सी, ठीक है, इंटू फाई। तो हम ये याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू सी फाई। सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बहुत सिंपल है, कितना होता है, सी फाई। फाई रेडियन में रखना होता है, ध्यान रहे ना, किसमें रखना होता है, मतलब इस यहां से मतलब नहीं है, फिजिक्स का रूल ही है, जहां अकेला एंगल रखा जाता है वहां डिग्री में नहीं रखते हैं। पता चले 60 डिग्री दिया और आपने इसको 60 रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड हो गई 60 सी, नहीं, आपको पाई बाई 3 लिखना पड़ेगा, 60 डिग्री नहीं लिख सकते, अब रेडियन में रखना पड़ेगा इधर एंगल। समझे नहीं समझे, क्या हो गया रिजल्ट, सी पाई। और डायरेक्शन, सर्कुलर कॉइल के लिए डायरेक्शन बताई थी ना, क्लॉकवाइज करंट होगी तो क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी तो डॉट। सी रूल बताया था, क्लॉकवाइज करंट, सर्कुलर कॉइल, सेंटर, क्रॉस फील्ड। हाँ जी, हो गया ये, लिख लिया था ना। और फाई को आप क्या लिख सकते हो, एल बाई आर। अब उसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। बताओ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सी पाई बाई 2, हाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के लिए क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सी, सी पाई। 180 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। तीसरा केस,
यहां मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू सी 3π/2। सेंटर पे बोलो, बी इक्वल टू सी इंटू, अरे 360 डिग्री मतलब कितने रेडियन, 2π रेडियन। ये कितने डिग्री है, 90 90 के 3 स्लॉट है, 90 होता π/2, तो ये हो गया 3π/2। या 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 3π/2। पांचवा लास्ट, कैपिटल एन इज अ नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, मतलब एन नंबर ऑफ टर्न का क्या है, ये कॉइल है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू सी। एक टर्न का एंगल होता है 2π, फिर दूसरे का फिर 2π, तो एन का एन इंटू, बस खत्म। अगर आपको याद हो तो जब कंप्लीट रिंग बनती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती थी सेंटर पे, क्योंकि वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव कैंसिल हो जाता था। अब ये क्या, क्रॉस होती है तो सब जुड़ जाती, सबकी 0 नहीं आता है। हो गया। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। यहां तक आप लिख के रखें।